हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास 10। स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एक्सप्लेनेशंस का। आज हम आपकी जो पॉइंट्स है उनकी एक्सप्लेनेशंस को देखेंगे, हमें एक्सप्लेनेशंस कैसे करनी है। आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको एग्जाम के पेपर में 2 एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे, ठीक है ना, और उनमें से कोई आपको एक करना है, ठीक है ना। तो हमें कैसे करना है, हमें उसमें रेफरेंस लिखना होता है, कॉन्टेक्स्ट लिखना होता है और हमें उसका एक्सप्लेनेशन करना होता है। यानी उसमें आपको एक स्टेंजा मिलता है और उस स्टेंजा का आपको एक्सप्लेनेशन करना होता है कि जो पॉइंट है वो क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आज हम हमारी जो पहली पोएम है रिस्क, उसमें से जो आपकी एक्सप्लेनेशन है उसको करके देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें से कोई सी भी आपके जो पोएम है रिस्क में से मैं आपको जो रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट बताने जा रहा हूं, तो उसमें से फिर आपकी उस पोएम में से कोई सी भी लाइंस आ जाती है तो उसमें आपको वही रेफरेंस लिखना है और आपको वही कॉन्टेक्स्ट लिखना है। एक तरह से यूं कहेंगे, आपको समझना तो है और साथ ही साथ यदि आप उसको याद कर लेते हैं तो उसमें आपके लिए फिर उसमें से कोई सी भी लाइंस आ जाए आप उसका इजीली एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं और आपके जो 4 नंबर्स हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले जो इसकी जो लाइंस है हम उसको लिखते हैं। देखिए यहां पर इस आपकी जो कोई सी भी 4 लाइंस जो आपकी पोएम है रिस्क वाली, इसमें से ले सकते हैं। जैसे ये आपकी लाइंस है, टू लिव इज टू रिस्क डाइंग। To live is to risk dying. Is to risk dying. To live यानी जीने में भी खतरा है, रिस्क है किस चीज का, मरने का। To hope is to risk despair. To hope is to risk despair. Despair. To try is to risk failure. To try is to risk failure. To try is to risk failure. But risk must be taken. But risk must be taken. But risk must be taken because the greatest hazard. Because the greatest hazard because the greatest hazard in life is to risk nothing, ठीक है। ये आपका इसमें इस तरह से एक स्टेंजा आ जाएगा और आपको 2 स्टेंज आएंगे, 2 में से कोई सा भी आपको एक करना होता है और ये 4 नंबर्स का आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आपको इसका आंसर करना कैसे है, ठीक है, कि ये जो आपकी लाइंस है इसकी जो 2 वर्ड्स है स्टार्टिंग वाली लाइन के और लास्ट जो 2 वर्ड्स है आपको इनको लिखना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, जैसे आपने लिखा आंसर, आपने लिखा आंसर नंबर जो भी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। उसके बाद में आप करेंगे यहां पर इन 2 वर्ड को लिखेंगे टू लिव, फिर उसके बाद में डॉट 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 और फिर ये जो अंतिम जो 2 वर्ड्स है इनको लिखेंगे रिस्क नथिंग, ठीक है, और इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट लाइन है उसके 2 वर्ड्स लिखेंगे आगे के, फिर उसे डॉट डॉट करके लिखेंगे और फिर लास्ट में जो 2 वर्ड्स है इनको हम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहां से लेकर के यहां तक का आपका पूरी जो है स्टेंजा है। उसके बाद में हम लिखेंगे इसमें रेफरेंस। आपने ये लाइंस आपकी जो बुक है उसमें भी है, आप देख सकते हैं। और ये जो आंसर है उसको स्टार्टिंग से यहां से करते हैं ताकि हमारा जो पूरा आंसर है इस बोर्ड पे आ जाएगा।
सबसे पहले हमने लिखा क्या, आंसर हमने लिखा, आंसर के बाद में हमने लिखा टू लिव, ठीक है, और डॉट डॉट करके लिखा, और उसके बाद लिखा हमारा रिस्क नथिंग, रिस्क नथिंग, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में से हमने बंद कर दिया। उसके बाद में आपको एक लाइन का गैप रखना है, एक लाइन का गैप देना है आपको, और फिर लिखना है आपको रेफरेंस, ठीक है, रेफरेंस आपको लिखना है। और ये रेफरेंस लिखना कहां से है, जैसे ये वाली लाइन होती है आपकी पेज में, तो यहां से लिखना है आपको, एक लाइन छोड़ के रेफरेंस, रेफरेंस आपको लिखना होता है, इसको अंडरलाइन कर देना है और इसमें लिखना है। अब रेफरेंस में लिखना क्या होता है, रेफरेंस में हिंदी, रेफरेंस का हिंदी मीनिंग क्या होता है, संदर्भ होता है, ठीक है, प्रसंग होता है, ठीक है ना। अब उसमें रेफरेंस यानी संदर्भ, और उसके बाद में हम लिखेंगे कि ये जो लाइंस यहां पर है आपकी, वो आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन सी पॉइंट में से है, ठीक है ना, कौन सी पॉइंट में से है और उस पॉइंट का पॉइंट कौन है। ये दो चीज आपके रेफरेंस में आपको लिखनी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखते हैं कि these lines have been taken from the point रिस्क, कि आपकी जो कविता है कौन सी रिस्क, उसमें से ये जो पंक्तियां है वो ली गई है। रिटन बाय, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है, रिटन बाय, और फिर लिखना है आपको पोइट का नेम, पोइट का नेम क्या है, जेनेट रैंड, जेनेट रैंड। बस आपको रेफरेंस में सिर्फ इतना लिखना है, एक तो पोइट का नेम और एक पोइम का नेम। अब आपकी चारों जो पॉइंट्स है, चारों पॉइंट्स में से कोई सी भी एक्सप्लेनेशन यदि आती है आपको करने के लिए, तो जो आप रेफरेंस लिखेंगे उसमें सपोज करो दूसरी पोइम की लाइन है वो, तो वहां पर पोइम का नाम चेंज कर देंगे यहाँ पे, और उस पोइट का नाम यहाँ पर चेंज कर देंगे, ठीक है ना। उस पोइम का नाम आ जाएगा, उस पोइम के पोइट का नाम आ जाएगा। बस आपको रेफरेंस में यही करना है, चाहे कोई सी भी पोइम का रेफरेंस आपको लिखना हो, ठीक है। उसके बाद में एक लाइन का गैप रखेंगे आप, ठीक है, एक लाइन का गैप रखेंगे और फिर लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, फिर क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखा जाता है, कॉन्टेक्स्ट में लिखा जाता है कि ये जो चार लाइनें थी, ठीक है, ये जो स्टेंजा था, उसमें कवि क्या बतलाना चाहते हैं, उसके बारे में हमको प्रसंग लिखना होता है, ठीक है ना। तो उसमें कैसे लिखेंगे, और ये जो मैं आपको बता रहा हूं रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट, ये आपकी रिस्क की पॉइंट में से कोई सी भी लाइन आ जाए आपकी, ठीक है ना, तो आपको वही लिखना है, ठीक है। और फिर आप उसी के अकॉर्डिंग भी आप लिख सकते हैं, अपनी लैंग्वेज में भी इसको लिख सकते हैं, ऐसा जरूर नहीं है कि जो मैं बता रहा हूं सिर्फ ये, तो आपको वही लिखना है जो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको वही बता रहा हूं, जो आप लिखेंगे तो आपको अच्छी मार्किंग मिल जाएगी, बाकी उससे रिलेवेंट आप उसमें लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में भी, लेकिन होना वही होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, द पोइट सेज दैट, द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं कि, द पोइट सेज दैट एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग, एवरी एक्ट to be done by human being anticipates risk, ठीक है। देखिए तो पोइट सेज, कवि कहते हैं कि एवरी एक्ट, प्रत्येक कार्य, टू बी डन, जो कि किया जाता है बाय ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग मींस मानव प्राणी के द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, एंटीसिपेट्स रिस्क, उसमें क्या होती है, रिस्क होती है, उसमें क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है। अब कैसे होता है, होप में रिजल्ट, होप may result
रिजल्ट इनटू डेस्पेयर की जो आशा है वो किसमें बदल सकती है, निराशा में बदल सकती है। एंड लाइफ इनटू डेथ, एंड लाइफ इनटू डेथ, एंड लाइफ इनटू डेथ। और जो जीवन है किसमें बदल सकता है, मृत्यु में बदल सकता है। ठीक है ना। तो रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। जो रिस्क होता है, खतरा होता है, वो क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है किसका, हमारे जीवन का। हमारे जीवन का ये क्या होता है, एक अभिन्न अंग होता है। तो यहां पर आप चाहो तो इतना ही कॉन्टेक्स्ट इसमें 2-3 लाइनों का आप लिख सकते हैं, और चाहो तो ज्यादा से ज्यादा 1 लाइन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतना सफिशिएंट है, कॉन्टेक्स्ट में इतना सफिशिएंट है। आपने लिखा द पोएट सेज दैट एवरी एक्ट टू बी डन बाय ह्यूमन बीइंग्स। कवि कहते हैं कि जो प्रत्येक कार्य, एवरी एक्ट यानी प्रत्येक कार्य टू बी डन जो कि किए जाते हैं बाय ह्यूमन बीइंग्स एंटिसिपेट्स रिस्क। उनमें क्या होती है, एंटिसिपेट यानी अपेक्षित होती है, रिस्क खतरा, उसमें खतरा अवश्य होता है। कोई सा भी कार्य करे इंसान चाहे, उसमें खतरा जरूर होता है। जैसे होप में रिजल्ट इनटू डेथ, इनटू डेस्पेयर, जो आशा होती है वो किसमें बदल सकती है, निराशा में। अब जरूरी थोड़ी है आप हर कार्य के लिए एक जो आशा करते हैं वो आपकी पूरी हो, जरूरी नहीं है। तो उसमें भी क्या होती है, रिस्क होती है। एंड लाइफ इनटू डेथ, और जीवन में भी क्या होता है, जिंदगी में भी खतरा होता है किसका, मौत का। पता नहीं कौन से किस समय किसको क्या होता है, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तो रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ। ये जो रिस्क होता है, खतरा होता है, ये क्या होता है, ये हमारे जीवन का क्या है, एक अभिन्न अंग है। ठीक है। तो ये कॉन्टेक्स्ट आपका इतना सफिशिएंट है। रेफरेंस आपका हो ही गया। ये रेफरेंस में आपको मैंने बताया कुछ नहीं, पोएम का नाम और पोएट का नाम आपको ऐड करना है। ठीक है, ये आपका रेफरेंस हो गया और ये आपका कॉन्टेक्स्ट हो गया। फिर से बता देता हूं आपको, आपने आंसर में सबसे पहले लिखा जो 4 लाइनों का जो आपका स्टेंजा था, उसमें फर्स्ट 2 वर्ड्स आपने लिखे फर्स्ट लाइन के, और उसके बाद में आपने लास्ट में जो लास्ट लाइन है उसमें जो 2 लेटर्स, लास्ट 2 लेटर्स, जो लास्ट 2 वर्ड्स आपने लिखे। उसके बाद में 1 लाइन का गैप देकर के आपने रेफरेंस लिखा। रेफरेंस में आपने बताया कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम रिस्क रिटन बाय जेनेट रैंड। पोएम का नाम और पोएट का नाम ऐड किया। यहाँ पर कोई सी भी यदि आपकी एक्सप्लेनेशन आती है तो वहां पर उस पोएम का नाम लिखेंगे और उस पोएम का जो पोएट है उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद में 1 लाइन का गैप रखेंगे और कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। कॉन्टेक्स्ट में आपको मैंने बताया क्या लिखना होता है, कॉन्टेक्स्ट में आपको बताना होता है कि ये जो 4 लाइनें हैं, जो स्टेंजा आपको दिया गया है, उस स्टेंजा में जो पोएट है वो क्या बतलाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। उसके बाद में ये आपने कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, और कॉन्टेक्स्ट के बाद में आपको फिर से 1 लाइन का गैप देना होता है, और उसके बाद में आपको लिखनी होती है एक्सप्लेनेशन। क्या लिखनी होती है, एक्सप्लेनेशन आपको, और इसे भी अंडरलाइन करके आपको लिखना होता है। ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, ये आपका रेफरेंस, ये कॉन्टेक्स्ट। अब जो एक्सप्लेनेशन है, हम एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इसको मैं रब कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करके पॉज करके इसको कर लीजिए, और उसके बाद में इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होगी हम देखते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन को मैं आपको 2 तरह से बताऊंगा, दोनों तरीकों से आपको जैसा बेटर लगे आप उसमें कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा कॉन्टेक्स्ट। 1 लाइन का गैप रखा हमने, और फिर हम एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे। ठीक है। तो हम यहां से करते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं। ठीक है ना। यहां पर जो हमने एक्सप्लेनेशन लिखा था उसी के आगे से हम लिखेंगे। ठीक है ना। उसके नीचे से आपको दूसरे पेज में नहीं जाना है, वहीं से आपको कंटिन्यू करना है। तो इसमें हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है द पोएट सेज दैट
द पोइट सेज दैट, आपको लैंग्वेज इसी तरह से लिखनी है, ठीक है ना, इसकी जो आंसर जो एक्सप्लेनेशन लिखेंगे वो आपको इसी तरह से लिखनी है। द पोइट सेज दैट देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ रिस्क इन लिविंग, इन लाइफ या फिर लिविंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना, और एनी क्रिएचर, और एनी क्रिएचर। द पोएट सेज, कवि कहते हैं दैट देयर इज अ रिस्क, एक खतरा है इन लिविंग यानी जीवित रहने में भी, ऑफ ह्यूमन बीइंग मानव प्राणी के, और एनी क्रिएचर या फिर कोई भी जो प्राणी है उसके जीवित रहने में क्या होता है, खतरा होता है, ठीक है ना। हिज लाइफ, हिज लाइफ कैन बी एंड, ठीक है ना, कैन बी एंड, या फिर हिज लाइफ कैन बी his life can be changed into death anytime, कि जो प्राणी है उसका जो जीवन है कैन बी चेंज, वो बदल सकता है, इनटू डेथ, मृत्यु में, एनी टाइम, किसी भी समय, एंड अबाउट दैट टाइम नो वन नोज, and about that time no one knows, और उस समय के बारे में कोई भी नहीं जानता, ठीक है ना, कि कब खत्म हो जाए। मृत्यु का किसी को पता थोड़ी होता है, नहीं होता, वो कभी भी किसी को भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी हमारी जो लाइन थी वो थी हमारी टू होप इज टू रिस्क लेस, ये तो हमारी पहली लाइन का हमने एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठीक है ना। पहली लाइन के बारे में बता दिया कि कवि का भावार्थ क्या है कहने का, ठीक है। कवि का भावार्थ ये है कि जो ह्यूमन प्राणी है, जो मानव है और जो प्राणी है, उनकी जिंदगी में, उनके जीवन में क्या होता है, खतरा होता है, और जो जीवन है उनका वो कभी भी मृत्यु में बदल सकता है, एनी टाइम, किसी भी समय। एंड अबाउट दिस, और इसके बारे में कोई भी व्यक्ति नहीं जानता, ठीक है ना। उसके बाद में सेकंड लाइन हमारी, टू होप इज टू रिस्क डिस्पेयर, देन द पोएट सेज दैट, देन द पोएट सेज दैट, फिर कवि कहते हैं कि, देन द पोएट सेज दैट योर होप, आपकी जो आशा है, योर होप, कवि कहते हैं, द पोएट सेज दैट देयर इज ऑल्सो अ रिस्क इन होप, कि आशा में भी क्या है, इन योर, या फिर होप, कि आशा जो है उसमें भी क्या हो सकता है, एक खतरा हो सकता है, किस चीज का, टू डेस्पेयर, टू डेस्पेयर, डेस्पेयर यानी निराशा का खतरा हो सकता है। योर होप कैन नॉट, योर होप, आपकी जो आशा है, योर होप मे नॉट बी फुलफिल्ड, मे नॉट बी फुलफिल्ड, आपकी जो आशा है वो पूरी नहीं भी हो सकती, जरूर थोड़ी है किसी चीज के लिए आपने उम्मीद रखी हो, आशा रखी हो, और वो पूरी हो जाए तो उसमें भी क्या है, खतरा है, ठीक है। उसके बाद आपकी थर्ड लाइन जो है उसमें जो कवि कहते हैं, टू ट्राई इज टू रिस्क फेल्योर, ठीक है ना, कि देयर इज ऑल्सो अ रिस्क, द पोएट सेज दैट, या फिर हम इसको डायरेक्टली लिखेंगे क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, तो देयर इज ऑल्सो रिस्क
in trying anything to failure. There is also risk in trying anything to failure. किसी भी चीज की कोशिश करने में भी खतरा हो सकता है। किस चीज का? फेल्योर यानी असफल होने का। उसके बाद में कभी कहते हैं क्या? बट रिस्क मस्ट बी टेकन, लेकिन क्या है? रिस्क को अवश्य उठाना चाहिए। ठीक है ना? यदि किसी व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है तो उसको क्या है? खतरा तो लेना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो अच्छी चीजें वो प्राप्त कर सकता है वो उसको नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो हम उसको लिखेंगे एंड देन द पोएट सेज दैट if a man wants to get something important in his life, यदि एक व्यक्ति, द पोएट सेज दैट, कवि कहते हैं इफ ए मैन वांट्स, यदि एक व्यक्ति चाहता है टू गेट समथिंग इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ, यदि वो उसके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण प्राप्त करना चाहता है तो he has to take risk, तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिस्क तो उठानी पड़ेगी। he has to take risk, उसको जो खतरे हैं, जो रिस्क है वो उठानी पड़ेगी। ठीक है ना? इफ ही वांट्स टू गेट समथिंग इंपॉर्टेंट इन हिज लाइफ, ठीक है ना? या फिर इफ ही वांट्स टू ग्रो इन हिज लाइफ, इतना भी लिख सकते हैं इसमें, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? ग्रो। इफ ए मैन वांट्स टू ग्रो, गेट की जगह क्या हो जाएगा? वांट्स टू ग्रो इन हिज लाइफ, तो यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बढ़ना चाहता है, आगे कुछ करना चाहता है, तो he has to take risks, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको खतरा उठाना पड़ेगा, रिस्क तो लेनी ही पड़ेगी। ठीक है ना? तो आपकी ये जो एक्सप्लेनेशन आपको एक तो इस प्रकार से कर सकते हैं आप। ठीक है ना? एक लाइन के बारे में जो आपने क्या समझाया, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया था, समझा के बताया था आपको, मैंने समझाया था, तो उस प्रकार से आपको करनी है। आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक तो आपका ये पैटर्न हो गया, आप इस तरह से कर सकते हैं। रेफरेंस वही रखेंगे आपको, इस पॉइंट में आपको वही रेफरेंस रखना है, जो कॉन्टेक्स्ट मैंने आपको लिखवाया है, दो चीज आपको फिक्स रखनी है। ठीक है? फिर चाहे उस पॉइंट में से कोई सी लाइन आ जाए। उसके बाद में जो एक्सप्लेनेशन है वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है ना? किसी भी एक लाइन को आप उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि इसमें कवि का भावार्थ क्या है कहने का। ठीक है? दूसरा तरीका जो मैं आपको एक्सप्लेनेशन का बता रहा हूं वो इस प्रकार से कर सकते हैं आप। ठीक है? पहले तो आपको सबसे पहले जो मैंने ये आपको तरीका बताया है, इसको करने का पैटर्न जो बताया है, आपको उसी से ही करना है, बाकी जिसको यदि इसमें दिक्कत आ रही है करने में, ठीक है ना, उनके लिए जो सेकंड पैटर्न है वो मैं आपको उसमें बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आपको लिखना है द पोएट सेज दैट, ठीक है, कवि कहते हैं कि उसके बाद में जो आपकी फर्स्ट लाइन है वो आपको लिखनी है पूरी, जहां पर भी यहां से लेकर के यहां तक आपको कंप्लीट हो रही है वो। ठीक है ना? उसके बाद में सपोज करो ये जहां से लेकर के जहां कहीं पर भी खत्म हो रही है वहां आपने छोड़ दिया। उसके बाद में लिखेंगे आप क्या? एंड देन द पोएट सेज दैट, और फिर जो दूसरी लाइन है, जैसे पहली लाइन में तो आपको क्या लिखना था? द पोएट सेज दैट, और पहली लाइन थी आपकी टू लिव इज टू रिस्क डाइंग, कि जीवन में भी खतरा है किस चीज का? मरने का। एंड देन द पोएट सेज दैट, और फिर सेकंड लाइन कौन सी आपकी? टू होप इज टू रिस्क
डैश पेयर। उसके बाद में आफ्टर दैट फिर लिखना है आपको, आफ्टर दैट द पोइट सेज दैट, द पोइट सेज दैट, और फिर थर्ड लाइन क्या है आपको वो लिख देनी है, कौन सी है, टू ट्राई इज टू रिस्क फेलियर। उसके बाद में लिखना है आपको इन द लास्ट लाइन, इन द लास्ट लाइन द पोइट, in the last line the poet describes, in the last line the poet describes that, ठीक है ना। और फिर चौथी लाइन जो आपकी है, आपकी पूरी जो भी एक डेढ़ लाइन जो भी बची हुई आपकी वो कंप्लीट आपको लिख देनी है। जैसे क्या, बट रिस्क मस्ट बी टेकन, है ना, बिकॉज द ग्रेटेस्ट हैजार्ड इन लाइफ इज टू रिस्क नथिंग, क्योंकि जीवन में जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो क्या होता है, खतरा नहीं लेना ही खतरा होता है। और इस प्रकार से ये आपको लिख करके लास्ट में आपने वो जो लाइन लिख दी और उसके बाद में आपको लिखना है 10, इस प्रकार से द पोएट डिस्क्राइब्स दीज लाइन्स, और इस प्रकार से जो कवि है वो क्या करते हैं, इन लाइनों का वर्णन करते हैं। तो ये दूसरा पैटर्न क्या हो गया हमारा, इस तरह से हो गया। लेकिन ये पैटर्न आपको काम में नहीं लेना है, अभी आपको काम में कौन सा लेना हुआ है, जो इससे पहले वाला बताया था, ठीक है ना। तो ये आपकी फर्स्ट जो आपकी पॉइंट है उसमें से आप एक्सप्लेनेशन करेंगे, रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट वही रहेगा, चाहे उसमें से कोई सी भी लाइन आ जाए। और रही बात फिर एक्सप्लेनेशन की, तो जो मैंने आपको पैटर्न बताए हैं उनमें से अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको ये समस्या, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, ताकि मैं उनका सॉल्यूशन कर सकूं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।